नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राकेश चौहान एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट सेकंड। पार्ट हमारे चल रहा है धातु, अधातु और उनके महत्वपूर्ण यौगिक। तो पहले पार्ट में हमने पढ़ा था मेटल यानी धातु के सामान्य गुणधर्म पढ़े थे, उनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण। भौतिक गुण में हमने पढ़ा था धातु आघातवर्धनी का गुण होता है धातुओं में, यानी धातुओं को आप पीट कर पतली चादर भी बना सकते हो। और एग्जाम में अगर आपको पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय है तो आपका आंसर होना चाहिए सोना, और तन्यता भी पूछ लिया जाए तो भी क्या होना चाहिए, सोना। और अगर मैं बात करूं धातुएं विद्युत की क्या होती है, सुचालक, जो हमने पढ़ा था पहले पार्ट में। धातुएं विद्युत की सुचालक यानी धातुओं में विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है। और सबसे अधिक विद्युत की चालन करने वाली धातु हमने पढ़ा था सिल्वर यानी चांदी। और अब मैं बात करूं आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अधातु यानी नॉन मेटल के बारे में पढ़ेंगे। अधातु, नॉन मेटल। तो आपको पता होना चाहिए जो गुण धातुओं के हैं वो अधातु के विपरीत होंगे। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था धातुओं में जो धातुएं होती हैं उनकी सतह चमकदार होती है। तो पहला गुण इसी में इसका उल्टा होगा, अधातुओं में धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। जो अधातु होती है यानी नॉन मेटल होती है उसमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है। अगर पूछ लिया जाए कौन सी है जो अधातु होते हुए भी उसमें चमक होती है, तो एक विशेष उदाहरण याद रखना है। मुख्यतः 3 एग्जाम्पल है। जो हीरा, आपने नाम सुना होगा डायमंड। हीरा एक कार्बन का अपरूप है, यानी कार्बन एक अधातु है और कार्बन का अपरूप भी क्या होगा, अधातु। तो हीरा अधातु होते हुए भी इसमें विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। फिर इसके बाद आपको याद रखना है आयोडीन। क्या याद रखना बच्चों, आयोडीन। ये भी एक अधातु होती है लेकिन इसमें एक विशेष प्रकार की क्या पाई जाती है, चमक पाई जाती है। फिर अगर मैं बात करूं सफ़ेद फास्फोरस की, सफ़ेद फास्फोरस, जो ये सफ़ेद फास्फोरस होता है ये भी क्या होता है, चमकीला होता है। और जो ये आयोडीन है ये भी क्या होती है, चमकीली। सफ़ेद फास्फोरस चमकीला और हीरा भी क्या होता है, चमकीला। लेकिन हमने अधातुओं में पहला गुण क्या पढ़ा कि इनमें किसी भी प्रकार की चमक नहीं पाई जाती, यानी ये हो जाएंगे एक्सेप्शन यानी अपवाद। तो अपवाद वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कौन है जो अधातु होते हुए चमकीला, तो मुख्य 3 याद रखना। और चौथा दे सकता है एक और धातु, और पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सी अधातु है जो चमकदार नहीं होती है। तो ये 3 उदाहरण जो चौथा आएगा वो नहीं होगा। अब मैं बात कर लेता हूं हीरे की। यह एक कार्बन का अपरूप है। किसका अपरूप है, हमने पढ़ा था कार्बन वाले चैप्टर में, कार्बन का अपरूप। तो पूछा जाता है अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ, अब तक का ज्ञात कठोर पदार्थ है, कौन है, कठोर पदार्थ है हीरा। अगर इसका पूछ लिया जाए इसका गलनांक कितना होता है, तो आपको याद रखना है 3843 केल्विन। 3843 केल्विन इसका होता है गलनांक। क्या होता है, गलनांक होता है किसका, हीरे का। कितना होता है, 3843। सबसे कठोर पदार्थ, अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ, कार्बन का अपरूप। अगर मैं बात करूं हीरे में, हीरे की जो संरचना होती है, इसी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जो हीरे की संरचना होती है समचतुष्फलकीय होती है। क्या होती है, समचतुष्फलकीय। हीरे की संरचना होती है समचतुष्फलकीय। अगर मैं बात करूं हीरे में जो हीरे का संकरण होता है जो sp3 होता है। क्या होता है, sp3। और हमने कार्बन तथा उसके महत्वपूर्ण यौगिक में ये पढ़ा था हीरे की संरचना में कि जो हीरा है उसमें पाया जाता है सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध पाया जाता है, सहसंयोजक। और वो भी कौन सा, प्रबल सहसंयोजक। कौन सा,
प्रबल सहसंयोजक बंध पाया जाता है, यानी इनका त्रिविम जाल पाया जाता है। इस कारण हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है। मैं बात करूं आयोडीन एक चमकीली अधातु है, और बात करूं सफेद फास्फोरस की तो ये भी एक अधातु है, लेकिन ये चमकदार होता है। दूसरे गुण की अगर मैं बात करूं, ये कम क्रियाशील होते हैं, ये क्रियाशील नहीं होते हैं। अधातु का अर्थ ये क्रियाशील नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फास्फोरस क्रियाशील अधातु है। क्या है फास्फोरस? क्या है? क्रियाशील अधातु। तो एग्जाम में सीधा पूछा जाता है फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो फास्फोरस को रखा जाता है पानी के अंदर। कहाँ रखा जाता है? पानी के अंदर। तो फास्फोरस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, हम इसी में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में। तो अगर पूछ लिया जाए जो दिया सलाई होती है, दिया सलाई यानी जो माचिस होती है, उसकी जो तिल्ली होती है उसमें कौन से अधातु का उपयोग किया जाता है? तो वो है लाल फास्फोरस। किसका उपयोग? लाल फास्फोरस। तो लाल फास्फोरस दिया सलाई में मुख्यतः इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। मैं अगले गुण की बात कर रहा हूं अधातुओं का। तो पहला हमने पढ़ा जो अधातु होती है उनमें किसी भी प्रकार की धात्विक चमक नहीं पाई जाती है। जो हीरा, आयोडीन और फास्फोरस होते हैं वो धात्विक गुण दर्शाते हैं, यानी चमक दर्शाते हैं, इसीलिए अपवाद है। और क्रियाशील नहीं होते, लेकिन फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? पानी में। और लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है दिया सलाई में, यानी माचिस बनाने में। तो अब मैं अगर बात करूँ तीसरे गुण की, तो हमने गुण पढ़ा था एक धातुओं में जो धातुएं होती है विद्युत की क्या होती है? सुचालक। लेकिन अधातुओं की बात करूं तो ये विद्युत की कुचालक होती है। विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती है। ये जो होती है विद्युत और ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक। यानी अधातुओं में किसी भी प्रकार से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है अपवाद के रूप में कि ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत धारा का प्रवाह करती है? तो आपको याद यहाँ पे ये रखना है ग्रेफाइट। क्या याद रखना? ग्रेफाइट। यह है जो अधातु है, लेकिन विद्युत का क्या करती है? विद्युत की क्या होती है? विद्युत की सुचालक। क्या होती है? विद्युत की सुचालक। अब मैं बात करूं, हमने कार्बन तथा उनके महत्वपूर्ण यौगिक में यह भी पढ़ा था, ग्रेफाइट में एक कार्बन है जो अन्य 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। एक कार्बन फ्री होने के कारण उसमें विद्युत धारा का क्या होता है? प्रवाह होता है। यानी ये किसका अपरूप है? ये अपरूप है कार्बन का। किसका? कार्बन का। यहाँ पे देखा जाए तो ये कार्बन खुद क्या है? एक अधातु यानी नॉन मेटल। तो इससे अपरूप भी क्या होगा? अधातु। तो अधातु होते हुए भी विद्युत का चालन करता है, वो है आपका ग्रेफाइट। अगर ग्रेफाइट ऑप्शन में नहीं आए तो वहाँ आ सकता है कार्बन का अपरूप। तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रेफाइट। अगर एक बार एलडीसी में पूछा गया, इसकी संरचना होती है प्रताकार। ये पूछा गया कि कार्बन का कौन सा अपरूप है जिसकी संरचना एक लेयर यानी परत के रूप में होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रेफाइट की संरचना पर्ताकार होती है। एक परत के ऊपर दूसरी, दूसरी के ऊपर तीसरी, इस प्रकार अनेक परतों से मिलकर बना होता है ग्रेफाइट। और इनके बीच कौन सा बंध पाया जाता है? छोटी छोटी चीजों को हमें पढ़ना है। इनके बीच बंध पाया जाता है वांडरवाल बंध। कौन सा बंध? वांडरवाल बंध। वो भी होता है दुर्बल वांडरवाल बंध। कौन सा बंध होता है? दुर्बल वांडरवाल बंध। इस कारण ये आसानी से एक दूसरे पे खिसक जाती है और फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसीलिए विद्युत का क्या होती है? चालन। और इसी गुण के कारण इसका उपयोग किया जाता है शुष्क संहेक के रूप में। कहाँ किया जाता है? शुष्क संहेक, यानी जिसे आप बोलते हो ग्रीस के रूप में इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। यानी धातुएं ऊष्मा की क्या होती है? कुचालक। अब मैं बात करूं इनके ऑक्साइड की प्रकृति। 3 गुण हमने पढ़ लिए, चौथे गुण की ओर बढ़ता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण गुणधर्म है इनके, जो अपवाद हैं वही एग्जाम में पूछे जाते हैं।
फैक्ट के रूप में। तो हमें थ्योरी के साथ साथ फैक्ट को भी ध्यान देना है। चौथे गुण की अगर मैं बात करूं, चौथा एक गुण याद आ गया, वो बता देता हूं पहले। जो अधातुएं हैं उनका निर्माण कैसे होता है। अधातुओं का निर्माण, जब भी कोई परमाणु, ध्यान देना, जब भी कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब होता है अधातु का निर्माण, और कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन का डोनेट करता है तब होता है धातु का निर्माण। तो अधातु कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से किसका निर्माण होगा, अधातु का। तो अधातु को आप पहचान सकते हो, जो इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या करता है, ग्रहण करता है, वह होता है अधातु। और ग्रहण करके किसका निर्माण करेगा, ऋण आयन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, ऋण आयन का निर्माण करेगा। कौन, अधातु। अब मैं अगले गुण, पांचवें गुण की बात करूं, अगर मैंने अभी बताया था ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्साइड। तो जो धातुओं के ऑक्साइड है उनकी प्रकृति क्या होती है, रीट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑक्साइड कैसे बनेगा, इधर ध्यान देना। तो मैं ले रहा हूं, एक तो ले रहा हूं अधातु यानी नॉन मेटल, और उसके साथ किसकी रिएक्शन करवा रहा हूं, ऑक्सीजन की। किसकी अभिक्रिया करवा रहा हूं, ऑक्सीजन की। तो क्या होता है, जब हमने धातु वाले पहले पार्ट में पढ़ा धातु प्लस ऑक्सीजन धात्विक ऑक्साइड, ठीक उसी प्रकार अधातु प्लस ऑक्सीजन अधात्विक ऑक्साइड, यानी ये बन जाएगा अधात्विक ऑक्साइड। अधात्विक ऑक्साइड क्या बन जाएगा, अधात्विक ऑक्साइड। अब मैं कोई भी एक नॉन मेटल यानी अधातु ले रहा हूं, सबसे ज्यादातर यूज होने वाली है हमारी जो अधातु है वह है हमारा कार्बन, और इनको प्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में अब अगर इसकी क्रिया करवाई तो क्या बनेगा, CO2। क्या बनेगा, CO2। तो एग्जाम में सीधा 4 ऑप्शन में CO2, SO2, NO2, एक और देके पूछ लेता है निम्न में से कौन सी अम्लीय प्रकृति का नहीं है। तो यहां से वो गुण निकलेगा जो अधातु होती है उसके साथ अगर ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाई जाए और जो भी रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा अधात्विक ऑक्साइड। यानी अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, यानी अधातु के जो ऑक्साइड होते हैं, ध्यान देना, अधातु के ऑक्साइड, अधातु के ऑक्साइड हमेशा इनकी प्रकृति होती है अम्लीय। याद रखना, कोई अपवाद हो सकता है लेकिन ज्यादातर क्या होती है इसकी, अम्लीय प्रकृति। क्या होती है, अम्लीय प्रकृति। तो इसका सीधा पूछ लिया जाए किस तरह व्यवहार करता है, तो आंसर होना चाहिए अम्ल की तरह। जैसे आपने ले लिया S+O2, तो क्या बना बच्चों, SO2, और इसकी प्रकृति क्या है, अधातु प्लस ऑक्सीजन, इसकी प्रकृति है अम्लीय। क्या है, अम्लीय। इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, अम्लीय। तो हमने धातुओं की जो प्रकृति पढ़ी ऑक्साइड की वो होती क्षारीय और इनकी होती है अम्लीय। लेकिन कुछ धातु होते हुए भी वहां रह गया था, मैं बता देता हूं, ये याद रखने हैं आपको। लेकिन कुछ धातु Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ये मुख्यतः आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ये धातु है और इनके ऑक्साइड की प्रकृति होती है उभयधर्मी, अम्ल और क्षार दोनों की तरह उभयधर्मी, और ये जल भी होता है उभयधर्मी। क्या होता है, उभयधर्मी। तो हमने अधातुओं के सामान्य गुणधर्म को पढ़ा कि अधातु होती है जो विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन कुछ अधातुएं जैसे हमने पढ़ा ग्रेफाइट जो अधातु होते हुए भी क्या होती है, विद्युत की सुचालक। फिर हमने पढ़ा था अधातुओं में चमक, किसी भी प्रकार की चमक नहीं पाई जाती है, लेकिन अधातु होते हुए भी कौन, चमकीला, यानी धातुओं का गुण व्यक्त करता है, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, अपवाद हो जाएंगे। और अपवाद ही इंपॉर्टेंट है। हीरा हमने पढ़ा था, आयोडीन पढ़ा था, और लास्ट में पढ़ा था सफेद फास्फोरस। ये 3 अधातुएं हैं जो समकीली होती है, और अधातुओं में किसी भी प्रकार का आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता है। और अधातुओं की जो ऑक्साइड की प्रकृति है वो हमेशा अम्लीय होती। क्या होती है बच्चों, अम्लीय। और अगर मैं बात करूं अधातु का निर्माण कैसे होता है, कोई भी परमाणु इलेक्ट्रॉन को जब भी ग्रहण करता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है वो क्या कहलाती है,
अधातु कहलाती है। क्या कहलाती है? अधातु। तो हमने अधातुओं के सामान्य गुणधर्म पढ़ लिए थे और अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण अधातुओं के बारे में जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। तो मैं पहले बात करता हूँ अधातु जो है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर एग्जाम में आप उठा के देख लेना कोई भी पेपर। अधातु में बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन की। किसकी बात कर रहा हूँ? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का प्रतीक होता है H। अगर हाइड्रोजन गैस ले ली जाए तो H2 ले लो आप, हाइड्रोजन गैस यानी H2। सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है कि हाइड्रोजन गैस की खोज, तो हाइड्रोजन गैस की खोज की थी हमारे वैज्ञानिक थे हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइड्रोजन की क्या की थी? खोज की थी, हेनरी कैवेंडिश। अब मैं बात करूं हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देना। परमाणु क्रमांक, छोटे छोटे क्वेश्चन है। परमाणु क्रमांक यानी इसका परमाणु क्रमांक है 1। कितना है? 1। यानी 1 है, यानी यही से क्वेश्चन बनता है प्रथम तत्व। प्रथम तत्व, प्रथम तत्व किसका? आवर्त सारणी का। आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। अब बात करूं प्रथम तत्व आवर्त सारणी का है, लेकिन यही से एक स्पेशल क्वेश्चन बनता है कि आवर्त सारणी में ऐसा कौन सा तत्व है जिसका स्थान फिक्स नहीं है। इसीलिए इस तत्व को कहा जाता है आवारा तत्व। क्या कहा जाता है? आवारा तत्व। अब मैं बात करूं इसमें हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन की संख्या की। आवारा तत्व क्यों कहते हैं उसका रीजन पता करते हैं हम। तो इसके अंदर जो न्यूट्रॉन की संख्या है, जैसे ये हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक और परमाणु भार, इसको लिखने से एक क्वेश्चन और पुटअप हुआ है कि एकमात्र ऐसा तत्व अधातु जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है, बाकी कोई भी नहीं मिलेगा। यानी परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार, तथा परमाणु भार क्या होते हैं? लगभग क्या होते हैं? समान। एकमात्र ऐसा तत्व है जिसका परमाणु भार तथा परमाणु क्रमांक क्या होता है? समान होता है, यानी 1 और 1। अब मैं बात करूं इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकालते हैं बच्चों? आप सबको पता है, ऊपर वाले में से नीचे वाला, यानी परमाणु द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक, यानी A माइनस Z। A की वैल्यू है 1 और Z की वैल्यू 1, 0। तो एकमात्र ऐसा तत्व, एकमात्र ऐसा तत्व जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या होती है 0। न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? 0, या जिसे बोला जाता है आवेश रहित। आवेश रहित या सॉरी न्यूट्रॉन रहित। क्या कहते हैं? न्यूट्रॉन रहित। क्या होता है? न्यूट्रॉन रहित। अब मैं बात करूं कि किसी भी परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों होने चाहिए। अगर वो नहीं हुए तो वो एक मूल तत्व नहीं कहलाता है। इसीलिए इसका स्थान फिक्स नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या है? 0 है। अब मैं बात करूं इसके समस्थानिक की। किसकी बात करूं? समस्थानिक। ये इंपॉर्टेंट है। समस्थानिक जो हमने पढ़ा था परमाणु वाले चैप्टर में, समस्थानिक यानी जिनका परमाणु क्रमांक, यानी ये नीचे वाली संख्या क्या होती है? समान होती है, और परमाणु भार क्या होता है? अलग अलग। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या होती है 3। तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हुए? 3। और 3 कौन कौन से हैं उन पे ध्यान देना थोड़ा। तो पहला होता है प्रोटियम, या इसे प्रोटीरियम भी कहते हैं, इसका प्रतीक 1H1। दूसरा होता है ड्यूटीरियम, 1H2। और तीसरा होता है ट्राइटीरियम, 1H3। तो ये जो 3 समस्थानिक होते हैं, इनमें से अगर पूछ लिया जाए कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय का गुण प्रदर्शित करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए तीसरा समस्थानिक। कौन सा समस्थानिक? तीसरा समस्थानिक गुण व्यक्त करता है रेडियो सक्रिय, रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता का गुण व्यक्त करता है। और इन तीनों में से
किसको हाइड्रोजन कहा जाता है? तो प्रथम तत्व को कहा जाता है हाइड्रोजन। क्या कहा जाता है? प्रथम तत्व को हाइड्रोजन कहा जाता है और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या होते हैं? शून्य। और मैं दूसरे समस्थानिक की बात करूं अगर, तो इसके साथ अगर ऑक्सीजन को जोड़ दिया जाए D2O, तो ये निर्माण होता है हेवी वाटर, पूछा गया एग्जाम में, भारी जल। और SC10+2 में इसी से रिलेटेड पूछ लिया, भारी जल का अन्य नाम किसी, आपको बहुत कम स्टूडेंट को इसका आंसर मिलेगा, जिसे बोला जाता है गुरु जल। अब एग्जाम में सीधा पूछ लिया गुरु जल का रासायनिक सूत्र, तो आंसर क्या होना चाहिए? D2O, जिसे बोला जाता है हेवी वाटर यानी भारी जल। परमाणु भट्टी में इसका क्या किया जाता है? उपयोग में लिया जाता है भारी जल। और साधारण जल की बात करूं तो आप सब जानते हैं H2O, ये क्या है? साधारण जल। और भारी जल का परमाणु भार 20 होता है, जबकि इसका होता है 18। थोड़ा ध्यान देना, भारी जल का 20 और इसका होता है 18, ये थोड़ा अनुपात याद रखना, क्योंकि एग्जाम में भारी जल भी पूछा जा सकता है और हल्का जल जो साधारण जल होता है। तो ये हाइड्रोजन के बारे में सामान्य जानकारी जान ली। अब मैं बात करूं हाइड्रोजन के बाद अगर ले लिया जाए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन भी एक प्रकार की क्या है? N2, ये भी एक प्रकार की क्या है? अधातु है। क्या है? नॉन मेटल। तो हाइड्रोजन का उपयोग यूरिया निर्माण NH2CONH2, तो यूरिया निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। तो कितने प्रतिशत ली जाती है यूरिया में? ये होती है 46%, पूछा गया क्वेश्चन, याद रखना। और अगर 46% है यूरिया में, कौन? नाइट्रोजन। अगर मैं बात करूं ऐसे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस प्रतिशत के आधार पे, तो 78% याद रखना है। कौन सी गैस है? नाइट्रोजन यानी N2 गैस होती है। कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस। कभी कभी विद्युत बल्ब में भी इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर आंसर आपको करना है आर्गन। अगर आर्गन ऑप्शन में नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हो? नाइट्रोजन। अब हम पढ़ेंगे धातुओं और अधातुओं से संबंधित कुछ उनके महत्वपूर्ण यौगिक। तो अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, पहले पढ़ेंगे धातुओं के, फिर पढ़ेंगे अधातुओं के। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसका निचोड़ हमें पूरा निकालना है। अगर मैं बात करूं NaCl की, सबसे पहले तो इसका नाम आना चाहिए आपको। Na है सोडियम, ये लो सोडियम, सोडियम, और आगे है क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। अब एक टॉपिक ये भी पढ़ेंगे, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और उनके नाम, लास्ट में ये टॉपिक हम पढ़ेंगे। सोडियम क्लोराइड है, जो सोडियम क्लोराइड को राजस्थान पुलिस में पूछा गया, इसका अन्य नाम तो इसे बोला जाता है साधारण नमक। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र साधारण नमक। तो साधारण नमक में कौन कौन होते हैं? तो एक तो होता है सोडियम का आयन और एक होता है क्लोराइड का आयन यानी क्लोरीन। तो ये जो दोनों जुड़ते हैं तो कौन से बंध द्वारा जुड़ते हैं? तो मैं बात करूं, जब एक मेटल, हम नॉन मेटल के बारे में पढ़ रहे हैं, जब एक साइड में हो मेटल और एक साइड में हो नॉन मेटल, क्या हो? नॉन मेटल। जब मेटल और नॉन मेटल, यानी मेटल जो धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो पदार्थ वह धातु कहलाता है, और जो ग्रहण करता है वो अधातु। तो धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्यागा जाना और इलेक्ट्रॉन द्वारा ग्रहण किया जाना, इस प्रकार जिस यौगिक का निर्माण होता है उसे कहते हैं आयनिक यौगिक। क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। तो ऐसे यौगिक जिसमें धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और अधातु इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? ग्रहण करता है, जिसका निर्माण होता है वो हमेशा आयनिक यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? आयनिक यौगिक। अब मैं बात करूं ये नमक प्राप्त कहाँ से किया जाता है, तो समुद्री जल तथा खारे पानी की झीलों से, खारे पानी की झीलों से जो प्राप्त नमक होता है वो पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, उसमें दो प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है। एक तो कैल्शियम की अशुद्धि और एक पाई जाती है मैग्नीशियम की, क्या पाई जाती है? अशुद्धि पाई जाती है। अब इनका क्रिस्टलीकरण करके इनमें जो डाला जाता है गैस के रूप में, ये पूछा गया क्वेश्चन है, जो गैस फॉर्म में डाला जाता है HCl,
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक स्ट्रॉन्ग एसिड यानी एक प्रबल अम्ल डाला जाता है, फिर उनको सुखाया जाता है और जो लास्ट में प्राप्त होता है वो शुद्ध नमक प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शुद्ध नमक। मैं बात करूं तो इसमें जो N यूज हो रहा है यानी Na सोडियम, तो इसका उपयोग किया जाता है Na+, केवल Na+। साबुन निर्माण में हम पढ़ेंगे NaOH में, वहाँ पे थोड़ी, तो Na है इनके बाह्यतम, अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए, सोडियम का 2, 8 और 1, इसके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1, इसीलिए इसके ऊपर क्या आता है? प्लस आता है। मैं अगर बात करूं दूसरे और महत्वपूर्ण यौगिक की, तो इसे कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या कहा जाता है बच्चों? सोडियम कार्बोनेट। तो हमने सोडियम क्लोराइड के बारे में पूरी जानकारी पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट के बारे में। दूसरा और महत्वपूर्ण यौगिक है Na2, इंपॉर्टेंट है ये, Na2CO3.10H2O। इसी सूत्र से पहले क्वेश्चन बनाते हैं, क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है यहां से। तो पहले तो इसका नाम याद होना चाहिए आपको, इसे बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या कहा जाता है? सोडियम कार्बोनेट, या इसे अन्य नाम, व्यापारिक नाम धावन सोडा, धावन सोडा, और वॉशिंग सोडा भी बोल सकते हो अंग्रेजी में, वॉशिंग सोडा। अब मैं बात करूं कि इसमें क्रिस्टलन जल कितने होते हैं। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टलन जल के अणु, तो क्रिस्टलन जल होता है किसी भी अगर फॉर्मूले में, जैसे MgCl2 मैंने लिख दिया, XH2O यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे जो X की वैल्यू आएगी जल के साथ वो होगी उसके क्रिस्टलन अणु की। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये जल है, इस जल के साथ कितने अणु हैं? 10 लिखे हुए हैं, यानी जल के कितने अणु भाग ले रहे हैं? 10। तो यहाँ पे क्रिस्टलन जल के अणु हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? क्रिस्टलन जल के अणु कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे, और इसे धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। अगर मैं बात करूं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, यही जो हमारे कपड़े धोने वाला साबुन वगैरह, वो अपमार्जक में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग किया जाता है जल की स्थायी कठोरता, वेरी इंपॉर्टेंट, जल की जो स्थायी कठोरता होती है, स्थायी कठोरता को क्या करने के लिए? दूर करने के लिए। स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट का। अब मैं बात करूं सोडियम बाइकार्बोनेट की, उससे पहले एक पॉइंट और है, अगर इसको गर्म किया जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको गर्म किया जाए, यानी यहाँ पे अगर गर्म कर दिया जाए, तो यहाँ से जल के अणु क्या निकल जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। जो लास्ट में बचेगा उसे बोला जाता है सोडा एस। क्या कहा जाता है? सोडा एस। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है सोडा एस का रासायनिक सूत्र, तो उसमें 10 जल के अणु आपको नहीं लिखने हैं, यानी निर्जलीकरण, सोडियम कार्बोनेट का अगर निर्जलीकरण किया जाए तो क्या प्राप्त होता है? सोडा एस प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? सोडा एस। मैं अगले यौगिक की ओर बढ़ता हूं। तीसरा और इंपॉर्टेंट यौगिक है सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा इंपॉर्टेंट है सोडियम बाइकार्बोनेट। तीसरा है हमारे पास सोडियम बाइकार्बोनेट। पहले उसका रासायनिक सूत्र NaHCO3, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या नाम हो जाएगा इसका? सोडियम बाइकार्बोनेट। या इसका व्यापारिक नाम, यानी इसका अन्य नाम आपको याद रखना है, इसे बोला जाता है खाने का सोडा, खाने का सोडा, और इसे मीठा सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मीठा सोडा। और एक इसका अन्य नाम याद रखना, इसे बेकिंग सोडा, बैंकिंग नहीं होता है यहाँ पे, बेकिंग सोडा होता है। काफ़ी बुकों में बैंकिंग भी मिलेगा, लेकिन एक्चुअली सही होता है बेकिंग सोडा। खाने का सोडा, मीठा सोडा या बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके उपयोग इंपॉर्टेंट है। पहला उपयोग याद रखना है पेट की अम्लता, पेट की अम्लता,
पेट की अम्लता को दूर करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो आपने अपने बर्थडे पे केक वगैरह, ब्रेड वगैरह, तो जो केक होता है स्पंजी, एग्जाम में स्पष्ट रूप से पूछा गया केक का स्पंजी होना, उसमें किसका उपयोग होता है? इस सोडे का उपयोग किया जाता है। ब्रेड का निर्माण आदि में इसी सोडे का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। तो हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट तक पढ़ लिया। आगे आने वाली क्लास में हम धातु के कुछ और महत्वपूर्ण यौगिक और अधातु के कुछ महत्वपूर्ण यौगिकों को पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके लिए एक खुशखबरी, आपको पता होगी 30 अगस्त को हमारी टीम आपके लिए एक बार फिर एक नए अंदाज में नए कॉन्टेस्ट लेके आ रही है। आप सब बढ़ चढ़ के भाग लीजिएगा। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।